अभिनंदन उस जहाज़ को हिट करना चाहते थे कि वो कैसे हमारी टेरिटरी में घुस आया, क्योंकि हालात और तनाव एकदम बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर अप था दोनों ही मुल्कों की तरफ से। जब अभिनंदन की जो फाइटर था उसको एक मिसाइल ने हिट किया तो वो गिर गई पाकिस्तान में। जो क्रैश हुआ, एग्जिट किया अभिनंदन ने, और विंग कमांडर अभिनंदन को वहाँ जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने पहले बंधक बना लिया और बाद में उनको जो है पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया। तो एक बार सारी दुनिया को ये लगा, हमें भी लगा कि अब अभिनंदन की अगले कई साल उसकी उम्र के जो हैं वो पाकिस्तान की जेल में गुजर जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के लिए था, क्योंकि भारत सरकार को ये दिखाना था कि दुश्मन मुल्क में वो अपने जवानों के लिए कैसे लड़ता है। और भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से सीधा मैसेज दिया पाकिस्तान को कि अगर अभिनंदन की रिहाई नहीं हुई तो स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एक्शन एक और बालाकोट हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन की तैयारी थी, यानी भारत युद्ध के मैदान में भी कूद सकता था। नमस्कार जी, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पब्लिक इंटरेस्ट के इस डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। हम किसी न किसी ऐसे बड़े मुद्दे पर आपसे बात करते हैं जो वाकई पब्लिक इंटरेस्ट का हो और आपके मन में कई सारे सवाल, कई सारी जिज्ञासाएं हों कि ये कैसे हुआ था, इसको कैसे मैनेज किया होगा, तब क्या होने वाला था और ये कैसे हो गया। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है एक ऐसा विंग कमांडर जो पाकिस्तान के जहाज़ को फॉलो करता हुआ उससे एंगेज हुआ और पहुंच गया पाकिस्तान। एक मिसाइल उस विंग कमांडर के अपने मिग को भी लगी और मिग पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, पर्दे की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं। ये 2019 की कहानी है। महीना था फरवरी और तारीख 27 और 28 थी। हुआ क्या था? हुआ ये कि भारत ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट में स्ट्राइक किया। सब जानते हैं आप। बालाकोट में स्ट्राइक के अगले दिन क्या हुआ? पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ था। उसको लगा कि वो रिएक्ट कैसे करे। उसने अपना एक F-16 विमान भेजा। F-16 विमान क्या है? टोही विमान था। वो आया और जम्मू कश्मीर की टेरिटरी के आसपास आसमान में रेकी कर रहा था एक तरह से। लेकिन उसे नोटिस किया हमारे इंडियन एयरफोर्स के रडार ने कि ये पाकिस्तान का यानी दुश्मन का एक फाइटर जेट हमारे इलाके की तरफ घूम रहा है। पठानकोट बेस को इतला दी गई। पठानकोट बेस से विंग कमांडर अभिनंदन, पूरा नाम था अभिनंदन वर्धमान, वो अपना फाइटर लेकर उड़े वहाँ से और वो एंगेज हुए इस F-16 के साथ। F-16 की हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास ये कहाँ से आए? हुआ ये था कि जब अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा था अमेरिका और अमेरिका ने पाकिस्तान के कई बेसिस को इस्तेमाल किया, तो उस दौरान बहुत सारी आर्थिक मदद एड के रूप में मिलती रही पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका जहां की भी टेरिटरी को इस्तेमाल करता है किसी भी पड़ोसी मुल्क में ऑपरेशन चलाने के लिए या अपने युद्ध को और गति देने के लिए, तो उन हालात में क्या करता है, वो जिस भी मुल्क की मदद ले रहा होता है अमेरिका वहाँ पैसा फेंकता है, उनको एड देता है। तो पाकिस्तान को भी एड मिल रही थी। उसी एड के चक्कर में पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये F-16 विमान भी मिले थे। कहते ये है कि जो विमान आउटडेटेड होने वाले थे उस दौर के इन F-16 विमानों को उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को ये भी कहा गया था कि युद्ध के तौर पर इनका इस्तेमाल कभी वो नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। तो वापस आ जाते हैं फरवरी 2019 पर। F-16 से एंगेज हुआ और एंगेज होने के बाद अभिनंदन उसको फॉलो कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अभिनंदन उस जहाज़ को हिट करना चाहते थे कि वो कैसे हमारी टेरिटरी में घुस आया, क्योंकि हालात और तनाव एकदम बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर अप था दोनों ही मुल्कों की तरफ से। बालाकोट में स्ट्राइक, पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट में स्ट्राइक किया। पाकिस्तान ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इस तरह से काम कर देगा रातों रात। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान चौकन्ना था, देख रहा था कि भारत दूसरा अटैक ना कर दे, लेकिन इस बीच ये फाइटर जेट्स एक दूसरे को फॉलो करने लगे, एंगेज होने लगे। जब अभिनंदन की जो फाइटर था उसको एक मिसाइल ने हिट किया तो वो गिर गई
पाकिस्तान। जो क्रैश हुआ, एग्जिट किया अभिनंदन ने, और विंग कमांडर अभिनंदन को वहाँ जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने पहले बंधक बना लिया और बाद में उनको जो है पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया। जब ये खबर आई तो एक बार सारी दुनिया को ये लगा, हमें भी लगा कि अब अभिनंदन की अगले कई साल उसकी उम्र के जो हैं वो पाकिस्तान की जेल में गुजर जाएंगी। और ऐसे लगा कि इतनी बहादुरी से पीछा करते हुए ये आदमी पाकिस्तान में घुस गया, अब कैसे हालात का सामना करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए था? मैं, आप, हम सब लोग यही सोच रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के लिए था, क्योंकि भारत सरकार को ये दिखाना था कि दुश्मन मुल्क में वो अपने जवानों के लिए कैसे लड़ता है। क्योंकि एक तरफ बालाकोट होके हटा था, दूसरी तरफ 40 सीआरपीएफ के जवान हमने पुलवामा में गंवाए थे। ऐसे में इन हालात में अगर किसी भी सैनिक को भारत सरकार उसके हाल पर छोड़ देती या हालात के सहारे छोड़ देती तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ वो सेनाओं के मनोबल पर फर्क डालता है, बल्कि भारत की कूटनीतिक तौर पर दुनिया में क्या पहुंच है उसको भी एक तरह से डाउन साइज होने का वक्त मिल जाता। शायद यही मौका था और भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से सीधा मैसेज दिया पाकिस्तान को कि अगर अभिनंदन की रिहाई नहीं हुई तो स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए तैयार रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 5 साल बाद मैं ये दावे कैसे कर रहा हूँ, आज क्यों मुझे पता लगा? मुझे पता इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त कौन थे? वो थे अजय बिसारिया। अजय बिसारिया की किताब आई है, एंगर मैनेजमेंट। उस किताब में ये तमाम चीज़ें जो भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पर लिखी गई है कि वो कितनी ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी, इन तमाम चीज़ों पर जो खुलासे उन्होंने किए, उसमें ये जो कहानी मैं आपको हकीकत की बता रहा हूँ ये निकल कर आई। अजय बिसारिया साहब से मैंने बात भी की, उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू दिया उसमें जो बातें बताई वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बिसारिया साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं दिल्ली में था तब जब ये खबर आई। हालांकि उनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी, लेकिन तब वो दिल्ली में थे। वो एक तरह से आईएफएस अधिकारी हैं और कई जगह पर उनकी तैनाती रही है। इत्तेफाक से जब 2019 का ये पूरा वाक़या हुआ तो वो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर तैनात थे। लेकिन जब जिस दिन की घटना 26-27 तारीख की, उस दिन वो दिल्ली में थे। कहते हैं दिल्ली में जब मुझे खबर आई तो ये लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत शुरू हुई तो भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल जो था उसके ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पाकिस्तान को कि तुरंत आप इन्हें छोड़िए और अगर आप भारत को इस हमारे पायलट को नहीं सौंपते हैं तो भारत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एक्शन एक और बालाकोट हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन की तैयारी थी, यानी भारत युद्ध के मैदान में भी कूद सकता था। जैसे अब गाज़ा ने अटैक किया तो इजराइल जो है कूद गया। अब उसको ऑपरेशन कहेंगे, युद्ध कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन गाज़ा में तबाही तो मचा दी। तो इस तरह की तबाही क्या भारत भी मचा सकता था अगर उसकी बात ये ना मानी जाती और अभिनंदन को ना लौटाया जाता? पाकिस्तान दबाव में आ गया। ये पूरा बिसारिया साहब कहते हैं ये पूरा ऑपरेशन जो है वो आर्मी मॉनिटर्ड था और आर्मी ने पॉलिटिकल लीडरशिप को, इमरान खान वहाँ पर उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनको कन्विंस किया और ये कहा कि भारत के तेवर तल्ख हैं, अगर ऐसा नहीं किया, हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो मुश्किल हो सकती है। जब पाकिस्तान में आर्मी ये कहते तो लीडरशिप के पैर तो वहाँ वैसे ही उखड़े रहते हैं, पता ही नहीं लगता उसको कुछ। जब आर्मी का ये सीधा मैसेज आया तो इमरान खान और उनकी सारी कैबिनेट ने भारत से बगैर कोई पंगा मोल लिए, क्योंकि पाकिस्तान की असेसमेंट ये थी कि उन हालात में वो भारत से भिड़ने के लायक नहीं था। एक तरह से जिस तरह से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर टर्मोइल की सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, उसको देखते हुए इमरान खान ने पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर दिया और उससे पहले वो अपने कैबिनेट कलीग से और बाकी लोगों से भी बातचीत कर चुके थे कि भारत का ये मैसेज है और हमें छोड़ना पड़ेगा। जब आर्मी ने एक कदम पीछे खींच लिया तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप तो सवाल ही नहीं उठता बढ़ती, और यही वजह थी कि 60 घंटे के अंदर अभिनंदन की रिहाई हुई। बिसारिया साहब कहते हैं कि अगर ये बात पाकिस्तान ना मानता तो उसको
बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। हो सकता है अमेरिका के ज़रिए, हो सकता है किसी दूसरे मित्र राष्ट्र के जरिए पाकिस्तान को ये कन्विंस किया गया हो कि भारत की तैयारी क्या है। जाहिर सी बात है, अगर बालाकोट किया था तो वैसे ही सेनाओं के हौसले जो है वो अपने ऊपरी सीमा पर थे, तो ऐसे में कोई भी अटैक करना या एक दो ऑपरेशन और करना या ऑपरेशन शुरू कर देना ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक पायलट के लिए इस तरह के अपने देश को युद्ध में धकेल दिया जाए। तो ये अंदर की कहानी निकल कर आई कि ये कोई पाकिस्तान की दरियादिली नहीं थी कि अभिनंदन को छोड़ दिया। उसके मन का ये डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कहीं भारत उस पर आक्रमण ना कर दे, अटैक ना कर दे, आर्मी ऑपरेशन ना शुरू कर दे। इसलिए उन्होंने अभिनंदन को अटारी वाघा सीमा के रास्ते वापस भेजा था। और उसी अटारी वाघा सीमा पर उस पल का मैं खुद गवा रहा हूँ। 11 घंटे तक, सुबह से लेकर रात तकरीबन 9:15 और 9:30 के बीच में अभिनंदन को अटारी वाघा सीमा से भारत की तरफ भेजा गया था। तो वहाँ मैं मौजूद था अटारी वाघा सीमा पर, और दिन से ही ये खबरें छन छन कर आने लगी थी कि किसी भी पल अभिनंदन को वापस भेज दिया जाएगा। बिसारिया साहब एक और बात बताते हैं, वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को ये भी कन्वे किया गया था कि जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके तहत जो वॉर प्रिजनर होते हैं उस तरह से डील किया जाए, अभिनंदन के साथ कोई भी चोट या टॉर्चर जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये स्पष्ट कर दिया गया था। तो ये बहुत बेहतर बात है और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भारत के बढ़ते प्रभाव की भी बात है कि पाकिस्तान को चंद घंटों के अंदर झुकना पड़ा और वापस तुरंत अभिनंदन को भेजा गया। जब अभिनंदन को बीएसएफ ने सबसे पहले रिसीव किया, पाक रेंजर्स ने अपने जो उनके डिप्लोमेट साथ आए थे उन्होंने वाघा सीमा पर जब अटारी की तरफ भेजा अभिनंदन को, तो वहाँ बीएसएफ के ऑफिसर तैनात थे, उन्होंने रिसीव किया और फिर एमईए के पास भेजा गया उनको। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद थे, और सबसे पहले अभिनंदन का मेडिकल करवाया गया था। और मेडिकल के बाद उनको एयरफोर्स स्टेशन ले जाकर सारी बातचीत पूछी गई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेडिकल एग्जामिनेशन थॉरो होता है, जब भी कोई आदमी दुश्मन की टेरिटरी से लौटता है तो बॉडी स्कैनिंग वगैरह सब कुछ किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह की चीज़, कोई इस तरह की चिप, कोई इस तरह का वायरस इंसर्ट कर दिया गया हो जिससे उस आदमी को नुकसान पहुंच सकता हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और अभिनंदन को जो है उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से भी नवाजा गया था उनकी इस बहादुरी के लिए। तो ये तो उस दिन का किस्सा हो गया, लेकिन 3-4 बातें इस पूरे एपिसोड में और निकल कर आई। बिसारिया साहब ये भी बताते हैं कि कैसे भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है। मेरा सवाल उनसे ये था कि बिसारिया साहब, आप अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी उनके बड़े फेवरेट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और आज की घड़ी जब आप रिटायर हो गए हैं और पाकिस्तान में आप काम कर रहे थे, तो आपने भारत की मोदी सरकार की विदेश नीति को भी देखा। फ़र्क क्या है? फ़र्क उनकी नज़रों में ये था कि पहले बातचीत और डायलॉग से ज़्यादा बातें रखी जाती थी, क्योंकि जैसा अगर आप देखेंगे कि 99 में करगिल के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने डायलॉग का सिलसिला जारी रखा। इवन कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमृतसर लाहौर बस सेवा चलाई गई, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखा। और जब कारगिल हो रहा था ये सब चीज़ें तभी चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा अब मौजूदा हाल में क्या है कि आतंकवाद का जवाब देने के लिए कठोर एक्शन किया जाता है। ये बदलाव आया है, ये फ़र्क आया है, और इसके लिए कहीं भी किसी और डिप्लोमेटिक दोस्त से जो है इजाज़त लेने की या सलाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये होता है कि अगर आप आतंकी घटना करेंगे तो जवाब जो है आतंकी घटना का आर्मी एक्शन के तौर पर या फिर देश के रिटेलिएशन के तौर पर मिलेगा, उसका बदला लिया जाएगा। ये एक बदलाव आया है आतंकी घटनाओं को देखते हुए। और ये हमेशा भारत अब ये बात भी कहता है कि आतंक के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और इजराइल की तरह, जैसे इजराइल आतंकी घटनाओं को जो है बड़ी निर्ममता से जो है बदला लेने के लिए अटैक करता है, भारत ने भी अपनी विदेश नीति में इस तरह का बदलाव किया है। हालांकि देखिए, सभी पड़ोसी मुल्क ऐसे नहीं होते जो हर टाइम वॉर में जाना चाहें या आतंकवाद फैलाना चाहें, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है। एक और मसला उठा कि इतना सब होने के बावजूद 2019 में इतनी तलखी हुई, इतना भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है, ये करतारपुर कॉरिडोर क्यों शुरू किया गया? हालांकि पिछले 2004 से ये मसला चल रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के पीछे क्या आर्मी की कोई और मंशा थी?
अगर बिसारिया साहब की नज़र से देखें या कूटनीतिक नज़र से देखें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को, तो उनको लगता है कि इसके पीछे मंशा जरूर थी। मंशा ये थी कि जो भारत का पंजाब है उसमें पाकिस्तान का प्रभाव, पाकिस्तानी आर्मी का प्रभाव कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ाने के लिए ये आस्था का कॉरिडोर खोलकर एक गुड जेस्चर दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बात को नकारा कतई नहीं जा सकता कि पाकिस्तान आर्मी का इसमें हिडन एजेंडा था। वो ये चाहते थे कि आस्था के रास्ते ही चाहिए या गुरु नानक जी के वास्ते ही सही, लेकिन उनका प्रभाव और उनका ये जेस्चर बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब पर जो भारत की तरफ है वहाँ असर करेगा। सो भारत में हर पंजाबी चाहता है कि जहाँ भी उनके गुरुधाम हैं, वो खासकर बहुत से गुरुधाम बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए, इसलिए ही जो पाकिस्तान की तरफ पंजाब है उसे लैंदा पंजाब कहा जाता है और जो ये भारत की तरफ है इसे पंजाब कहा जाता है। तो उन तमाम गुरुधामों पर यात्राएं तो जाती हैं हर साल, चाहे वो बैसाखी का मौका है, गुरुपुरब का मौका हो, नए साल का मौका हो, हर जगह, चाहे ननकाना साहब है, पंजा साहब है, करतारपुर साहब है, सब जगह यात्राएं जाती हैं, SGPC जत्थे लेकर जाती है, सिख श्रद्धालु बड़ी संख्या में पाकिस्तान होकर आते हैं। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर खुलने से ये हो गया कि अगर गुरदासपुर, जो पंजाब का गुरदासपुर ज़िला है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर नरोवाल में करतारपुर साहिब जो है वो कॉरिडोर से जहाँ हम जुड़ते हैं, वहाँ गुरु नानक देव जी का वो जहाँ उन्होंने किरत की थी, जहाँ वो लंबे समय तक रहे, उन तमाम जगहों के बारे में देखने का, समझने का, दर्शन करने का और उनकी उन तमाम पुरानी जो है वो धार्मिक और विरासती चीज़ों को देखने का एक अच्छा मौका भी मिलता है। मैंने खुद 2 बार मैं वहाँ गया हूँ। जब करतारपुर साहब कॉरिडोर की नींव रखी गई मैं तब भी वहाँ गया, और जब करतारपुर साहब का कॉरिडोर शुरू हुआ, जब यात्रा शुरू की गई तब भी मैं वहाँ गया। तो इन तमाम मौक़ों को देखकर लगा कि ये एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन हाँ, भारतीय एजेंसियां ये मानती हैं कि ये एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी का भारत के पंजाब में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने, अपना प्रभाव बढ़ाने का एक तरीका ज़रूर था। लेकिन भारत सरकार ने इसे ऐसे नहीं लिया और वो कहते हैं कि भारत सरकार ने इसे एक आस्था के तौर पर लिया और उनको लगा कि अगर पाकिस्तान इसकी शुरुआत करना चाहता है तो हमें पंजाब को ये सौगात देनी चाहिए। और जो 2004 से विजिट्स पर या दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करने का जो मौका था, उसको एक रास्ते में तब्दील करके रावी नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया और सीधा उसको गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जोड़ दिया गया। तो बड़ा अच्छा परिसर बना है, लोग दर्शन भी करते हैं। एक सवाल और था विदेश नीति को लेकर ही कि आखिरकार आगरा समिट क्यों फेल हुई थी। आगरा समिट मुशर्रफ के वक्त हुई थी, तो क्या उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का या मौजूदा सरकार का कोई इस तरह की शर्त थी या कोई ऐसी बुनियाद थी जिसके कारण वो जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समिट थी वो फेल हो गई? तो इस पर बिसारिया साहब ये कहते हैं कि उसमें जो लाल कृष्ण आडवाणी के एंगल से जोड़कर बातों को पेश किया गया था, मेरा ख्याल से वो असेसमेंट गलत थी। बिसारिया साहब के मुताबिक जो कश्मीर को लेकर परवेज़ मुशर्रफ की महत्वाकांक्षा थी, उसके कारण वो समिट फेल हुई। यानी पाकिस्तान हमेशा अपनी सियासत में कश्मीर का अलापता है और उस राग को अलापने के कारण ही भारत उसको एंटरटेन नहीं करता है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। इसी पॉलिसी पर भारत सरकार शुरू से चलती रही है। सो ये तमाम मुद्दों के बाद आज आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे अभिनंदन की रिहाई हुई थी, कैसे भारत ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, एक तरह से उनको सीधा सीधा चेताया था, जिसके कारण उनको अभिनंदन को छोड़ना पड़ा, वरना स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता था। हो सकता है वो लड़ाई भी छिड़ जाती, हो सकता है कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाता। तीसरी बात ये थी कि करतारपुर कॉरिडोर के पीछे क्या आर्मी की मंशा थी, और चौथी बात ये थी कि आगरा समिट आखिर क्यों फेल हुई और क्या कहती है विदेश नीति भारत की अब, और क्या थी भारत की विदेश नीति तब। इन तमाम चीज़ों पर हमें लगा कि जो चीज़ें आपसे साझी करनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में वो की, आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल, कुछ भी कोई आप चीज़ जानना चाहते हो तो हम उस टॉपिक में हर शुक्रवार को आपके साथ जुड़ते हैं, अब भी जुड़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के इस डिजिटल एडिशन में। आज सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे नई चीज़ें साझा करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा।